उसके बाद देखो मातुल आ गया, ठीक है। मातुल कौन? कालिदास का मामा। अधिकारी वर्ग, आपका कार्य यहाँ पूरा हो गया, माने रेस्पेक्ट दिखा, बोला आप लोग कर लिए क्या काम? तो अनुनासिक पूछ रहे क्यों अनुस्वर? तो अनुस्वर बोलता हाँ पूरा हो गया ना, क्यों? अनुनासिक क्रॉस चेक। तो अनुनासिक बोलता हाँ हो गया, केवल एक दृष्टि डालना शेष है, माने बचा हुआ एक नजर डालना। तो अनुस्वर बोलता है हाँ केवल एक दृष्टि डालना है। मातुल तो वह दृष्टि अब रहने दीजिए, देवी प्रियंगु मंजरी बाहर आ गई, बोलते अब छोड़ दो, अब कोई काम नहीं होगा, देवी आ गई है। प्रियंगु मंजरी कौन? वहां की प्रिंसेस, अपनी कालिदास की क्वीन। अनुनासिक देवी बाहर पहुंच गए, तो चलो अनुस्वर, अनुस्वर चलो। दोनों साथ साथ बाहर चले जाते हैं, मातुल भी पीछे पीछे चला जाता है, माने सब लोग गए। और कुछ क्षण बाद प्रियंगु मंजरी को मार्ग दिखलाता वापस आता है। कौन आ रहा है? मातुल आ रहा है, किसको लेकर? प्रियंगु को लेकर। प्रियंगु कौन? कालिदास की बीवी। मातुल वह इस सारे प्रदेश में सबसे सुशील, सबसे विनीत और सबसे भोली लड़की है। ये लाइन मातुल किसके लिए बोल रहे हैं? मल्लिका के लिए बोल रहे हैं कि इस पूरे गांव की सबसे सुशील अच्छी लड़की है मल्लिका। नेक्स्ट, मल्लिका अंदर से आती है, आओ आओ मल्लिका, मैं देवी से तुम्हारी प्रशंसा कर रहा था। मल्लिका अंदर से आती है और बोलती है, माने फिर वो बोलता है कालिदास की, आओ मैं तुम्हारा ही तारीफ कर रहा था। चाटुकारिता की हंसी हंसता है, जो फ्लैटर नहीं करते हैं लोग, चापलूसी जो करते हैं वैसी हंसी हंस रहे। देवी जब से आई है तुम्हारे संबंध में पूछ रही है, माने प्रियंगु तुम्हारे बारे में पूछ रही है, तो यही है हमारी मल्लिका, इस प्रदेश की राजहंसिनी, माने से तारीफ कर रहे हैं। हाँ मल्लिका, देवी के लिए कौन सा आसन निश्चित किया, माने कहाँ बैठाओगी देवी को, किस आसन पे बैठाओगी? मल्लिका प्रियंगु को अभिवादन करती है, माने ग्रीट कर रही है। प्रियंगु मुस्कुराकर अभिवादन की स्वीकृति करती है, एक्सेप्टेंस करती है ग्रीटिंग को। प्रियंगु, आर्य मातुल अब आप जाकर विश्राम करें, अनुचर मेरे लौटने तक बाहर प्रतीक्षा करेंगे। प्रियंगु भगाना चाह रही है मातुल को, तो बोलते आप जाइए, जो नौकर है वो भी बाहर विश्राम करे, और जब तक मैं यहाँ पे हूँ आप भी जाके विश्राम करो। तो मातुल बोलते परंतु आपके लिए आसन, माने आप कहाँ बैठेंगी? तो प्रियंगु बोलती है उसकी चिंता ना करे, मुझे असुविधा नहीं होगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मातुल, असुविधा तो होगी, आप असुविधा की असुविधा ना माने, यह दूसरी बात है, माने आप इतनी महान है कि आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं मानेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम तो अवश्य होगी, आप इतनी बड़ी क्वीन है। और वास्तव में कुलीनता कहते हैं इसी को है, कुलीनता इज नोबिलिटी, जो एकदम बड़े बड़े लोग होते हैं जिनको प्रॉब्लम हो रहा है, तो वैसे नहीं बोलेंगे हाँ मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, वो ऐसे ही ढकते हैं बातें। बड़े कुल की विशेषता यही होती है, जो उच्च कुल के लोग होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। प्रियंगु आप विश्राम करें, मैंने पहले ही आपको बहुत थकाया है, मैंने आपको कितना टायर्ड कर दिया, अब आप रेस्ट करो। प्रियंगु मातुल को बोल रही है। तो मातुल बोलते हैं मुझे थकाया आपने, वो शॉक्ड हो रही कि आपने, आप इतनी बड़ी और मैं थकूंगा आपसे? फिर चाटुकारिता की हंसी हंसते, वापस से ऐसे अपना चापलूसी जैसा हंस रहे हैं। आपके कारण मैं थकूंगा, मुझे आप दिन पर्वत शिखर में खाई और खाई से पर्वत शिखर पर जाने को कहती रही, तो भी मैं नहीं थकूंगा। मैंने अपना ब्रेवरी दिखा रहा है, आप मुझे नीचे से ऊपर पर्वत तक और पर्वत से खाई नीचे वापस ले आए, तो भी मैं नहीं थकूंगा, दौड़ता रहूंगा। मातुल का शरीर लोहे का बना है, शो ऑफ कर रहा है। आत्मा श्लाघा नहीं करता, आत्मा श्लाघा माने प्रशंसा, मैं अपना सेल्फ तारीफ नहीं कर रहा हूँ, परंतु हमारे वंश में केवल प्रतिभा ही नहीं शारीरिक शक्ति है। प्रतिभा माने स्किल, क्योंकि कालिदास तो ऑलरेडी स्किल के लिए फेमस हो गया है, तो बोलते हैं हमारे देश में सिर्फ स्किल ही नहीं बल्कि और क्या है, बहुत सारी कला भी है। मैं पशुओं के पीछे दिन में 10-10 योजना घुमा करता हूँ, मैंने 10-10 बार पशुओं के पीछे घूमता हूँ, पशु भागते और उनको पकड़ता हूँ। मैं कहता हूँ संसार में सबसे कठिन काम कोई है तो पशुपालन है, एक भी पशु मार्ग से भटक जाए तो, मैंने ऑब्वियसली पशु एक बार रास्ते से हट गया तो उसको पकड़ने के लिए कितना मेहनत करना होता है, तो सबसे ज्यादा ताकत चाहिए पशु ये सब वाले कार्य। प्रियंगु देखिए आज भी आपके पशु भटक रहे होंगे, जाकर एक बार उन्हें देख लीजिए, इसको भगाना था इसीलिए ऐसे बोल रही है कि जाइए आज भी पशु भटक रहे होंगे, जाके देखो। मातुल, अब मैं पशु को देखता हूँ, गुप्त वंश के साथ संबंध और पशुओं की देख रेख, मैंने तो अपने साथ पशु वर्षों पहले भेज दिया, और सच कहूँ तो उसमें भी मुझे लाभ नहीं, लाभ ही रहा, क्योंकि माने भी शो ऑफ करे कि आप लोग से मेरा रिश्ता जुड़ा, अब मैं पशु देखूंगा क्या, मैंने तो बेच डाले हैं और उसमें भी मुझे प्रॉफिट हुआ है। प्रियंगु की दृष्टि मल्लिका से मिल जाती है, वह बढ़कर मल्लिका के हाथ अपने हाथों में ले लेती है। प्रियंगु ले रही है हाथ किसका, मल्लिका के अपने हाथ में। प्रियंगु बोलती है सचमुच वैसे ही है जैसी मैंने कल्पना की थी, माने तुम सेम दिखती हो जैसे मैंने सोचा। मल्लिका कुछ अव्यवस्थित होकर उसे देखती है, माने एकदम ऑर्गेनाइज नहीं, अजीब फील कर रही है, उसको देख रही है।
मातुल क्योंकि अच्छा तो मैं मुझे अनुमति दीजिए। मातुल समझ गया इसको भगा रही है, इसलिए बोल रहे कि ठीक है मुझे अनुमति दीजिए। घर में कई कुछ बिखरा पड़ा है, कई तरह की व्यवस्था करनी है, तो अनुचर आपकी प्रतीक्षा करेंगे, फिर भी मेरे लिए कोई आदेश हो तो कहला दीजिएगा। मलिका देवी को बैठने की कुछ व्यवस्था कर दो। नहीं, ये तो ऐसे खड़ी रहेंगी। अच्छा मैं चल रहा हूँ, कोई आदेश हो तो कहला दीजिएगा। मातुल ऐसे बोलकर चला गया। प्रियंगु आप चले, यहाँ के लिए चिंता मत करिए। प्रियंगु शॉर्टकट कि आप टेंशन मत करो मातुल, यहाँ का आप जाओ। तो मातुल बोलते अच्छा अच्छा और चल देता है, माने मातुल चला। मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है? चिंता करने के लिए यहाँ मलिका है, अंबिका है, फिर भी कोई काम है तो कहला दीजिएगा। माने अपना ट्रस्ट दिखा रहे कि मलिका अंबिका पे कितना ट्रस्ट है। तो बोलते यहाँ पे ये लोग तो है ही, मेरे को माने मेरे लिए क्या ही है टेंशन करने के लिए। चला जाता है। प्रियंगु मंजरी क्षण भर मलिका को देखती है, फिर उसकी टोडी को हाथ से छू लेती है। इसको थोड़ी सॉरी। प्रियंगु सचमुच बहुत सुंदर हो, जानती हो अपरिचित होते हुए भी तुम अपरिचित नहीं लग रही। माने तुम अजनबी हो, फिर भी मुझे अजनबी नहीं लग रही। मलिका बैठ ही जाइए ना, घबरा रही है भाई, क्या हो गया इस औरत को? तो बोला बैठो ना। प्रियंगु नहीं, बैठना नहीं चाहती, तुम्हें और तुम्हारे घर को देखना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत बार इस घर की और तुम्हारी चर्चा की। उन्होंने किसने? कालिदास। जिन दिनों मेघदूत लिख रहे थे उन दिनों प्राय यहाँ का स्मरण किया करते थे। माने जब वो मेघदूत अपना लिख रहे थे तब यहाँ का बहुत वर्णन किया है। दृष्टि चारों ओर घुमाकर फिर मलिका को देखते, घर की ओर देख रही है, फिर मलिका को देख रही है। आज इस भूमि का आकर्षण ही हमें यहाँ ले आया। माने इतना अट्रैक्शन था कि यहाँ तक टान के हमें ले आया गया है। अन्यथा दूसरे मार्ग से जाने से हमें अधिक सुविधा होती। माने दूसरा भी रास्ता था जहां से हम कश्मीर जाते, परंतु यहाँ पे इतना आकर्षण था कि हम यहाँ। मलिका मैं समझ नहीं पा रही कि किस रूप में आपका आतिथ्य करूं। माने मैं आपका गेस्ट का वेलकम कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप आसन ले ले तो मैं आपके लिए लेकर आऊं। प्रियंगु आतिथ्य की बात मत सोचो, माने तुम मुझे गेस्ट मत मानो। मैं तुम्हारे यहाँ अतिथि के रूप में नहीं आई हूँ। संभवतः ये भी ना आते, परंतु सॉरी संभवतः ये न भी आते, परंतु मैं ही विशेष आग्रह के साथ इन्हें लाई हूँ। मैं स्वयं एक बार इस प्रदेश को देखना चाहती थी। इसके अतिरिक्त माने वो इधर नहीं आना चाहते थे कालिदास, मैं जिद करके उनको यहाँ पर लेकर आई हूँ। और हमें तुम अतिथि गेस्ट जैसा मत समझो। गले से हल्का विदग्धतापूर्ण स्वर निकल पड़ा, माने कष्ट वाला स्वर आवाज निकल पड़ा, क्योंकि उस है तो बीवी ना वो, चाहे जो भी उसको पता है कि टुवर्ड्स मलिका उसका अट्रैक्शन है उसके पति का। इसके अतिरिक्त एक और भी कारण था। बोली एक और रीजन है कि मैं यहाँ आई हूँ। चाहती थी कि इस प्रदेश का कुछ वातावरण साथ ले जाओ। कहाँ? कश्मीर ले जाओ, इधर का कुछ नेचर, कुछ प्रकृति। एक सेकेंड। हाँ, तो मलिका बोलती है इस प्रदेश का वातावरण। तो प्रियंगु मंजरी मुस्कुराकर उसे देखती है, फिर टहलती हुई झरोके के पास जाती है। हंस दी, कुछ रिप्लाई नहीं किया और विंडो, झरोके माने विंडो के पास जाती। प्रियंगु यहाँ से बहुत दूर तक की पर्वत श्रृंखलाओं क्या दिखाई देती है। माने यहाँ बहुत पर्वत है, ऊंची ऊंची चोटियां है, कितनी निर्व्याज सुंदरता है। माने इतना ट्रू ब्यूटी है, इतना सुंदर ब्यूटी है यहाँ का। मुझे यहाँ कर तुमसे स्पर्धा हो रही है, जेलेसी फील हो रहा है मुझे तुमसे। मलिका दो एक पग उस ओर बढ़ जाती है, माने जहाँ पे प्रियंगु खड़ी है मलिका उस ओर जा रही। मलिका हमारा सौभाग्य होगा कि आप कुछ दिन इस प्रदेश में रह जाइए, यहाँ आपकी असुविधा तो होगी परंतु। तो मलिका बोलती है हम लोग को कितना अच्छा लगेगा आप यहाँ पे रह जाओ थोड़े दिन के लिए, आपको प्रॉब्लम तो होगा पर। प्रियंगु फिर विदग्ध भाव से उसे देखती है, दुख भरे भाव से, तो कष्ट हो रहा है उसको, और देखती है और बोलती है प्रियंगु इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं है। माने इस ब्यूटी के सामने जीवन का जितना भी सुविधा हमें मिलेगा वो बर्बाद है बकवास है। इसे आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं। इस ब्यूटी को अपने आंखों में बसाने के लिए फुल लाइफ भी जी लो तो भी इस ब्यूटी को हम लोग नहीं वो कर पाएंगे, अपने आंखों में बसा पाएंगे। झरोके के पास से हट जाती है, विंडो के पास से हटती है, परंतु इतना अवकाश का, अवकाश माने समय कहाँ, टाइम कहाँ। कश्मीर का राजनीति इतनी अस्थिर है, अस्थिर माने जो कश्मीर का राजनीति है वो इतना अजीब है, स्टेबल नहीं है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है वहां पे, कि हमारा एक एक दिन वहां से दूर रहना कई कई समस्याओं को जन्म दे सकता है। एक प्रदेश का शासन बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, माने एक प्रदेश को संभालना बहुत बड़ा चीज है। हम पर तो और भी बड़ा उत्तरदायित्व है, क्योंकि कश्मीर की स्थिति इस समय बहुत संकटपूर्ण है। बोलते हैं कश्मीर में बहुत प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो हम लोग के ऊपर बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू वहां के सौंदर्य की ही इतनी चर्चा है, परंतु हमें उसे देखने का अवकाश कहाँ रहेगा। कश्मीर इतना सुंदर है ना, तो बोलते बट हमें उधर का ब्यूटी देखने का टाइम नहीं।
बाहें पीछे टिकाए आसन पर बैठ जाती है, बैठ गई। इसलिए तुमसे स्पर्धा होती है। सौंदर्य का यह सहज माने इसीलिए जेलसी फील हो रहा है, क्योंकि सौंदर्य का ये सहज माने इतना सिंपल उपभोग हमारे लिए केवल एक सपना है, माने इसको एंजॉय करना, ब्यूटी को एंजॉय करना हमारे लिए तो सपना है, हमारे पास टाइम ही नहीं। बैठ जाओ, उसको भी बोलते हैं बैठ। आसन पर अपने सामने बैठने के लिए संकेत करती है। मलिका नीचे बैठने लगती है तो वह उसे रोक देती है, नीचे बैठिए, मैंने उसको ऊपर बैठाई, वो नीचे बैठी है तो मलिका रोक देती है। कौन? प्रियंगु। मलिका यहाँ मेरे पास बैठो, उसको बोलती है बाजू में आके बैठो। मलिका मैं दूसरा आसन ले लेती है, कोने से मोढ़ा उठाकर आसन के पास रख लेती है और उस पर रखे भोजपत्र आदि गोदी में रखकर बैठ जाती है। मैंने बहुत सारे पेपर्स वो अपने गोदी में रखते हैं, वही भोजपत्र है जो वो किसको गिफ्ट करने वाली थी? कालिदास को। प्रियंगु लगता है यहाँ ग्राम प्रदेश में रहकर भी तुम्हें साहित्य से अनुराग है, माने तुम यहाँ रहकर साहित्य माने लिटरेचर से प्यार करती। मलिका की आंखें झुक जाती है क्योंकि वो समझ रही है धीरे धीरे वो कौन से टॉपिक में आ रही है। कालिदास किसकी रचनाएं हैं यहाँ? प्रियंगु देख लेना कि कुछ वो गोदी में रखी है तो वो पूछती है कौन लिखा है ये, तो मलिका बोलती कालिदास। प्रियंगु की बाहें कुछ संकुचित हो जाती है, मैंने सिकुड़ जाती है, जो आईब्रोज इस सब है अजीब सा। प्रियंगु अब वे मातृगुप्त का नाम से जानते हैं, उसको करेक्ट करिए, कालिदास नहीं, अब उनका नया नाम है मातृगुप्त। यहाँ भी उनकी रचनाएं मिल जाती है, बोलते यहाँ भी मिलती है उनकी रचनाएं। तो मलिका बोलती है ये प्रतियां मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की। बोलते नहीं यहाँ नहीं मिलती है, मैंने मंगवाई है वहां से। प्रियंगु के होठों पर हल्की व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट है, सरकाज़म भरा हंसी है क्योंकि उसको पेन हो रहा है। प्रियंगु मैं समझ सकती हूँ, उनसे जान चुकी हूँ कि तुम बचपन में उनकी संगिनी रही हो, माने बचपन से साथी रही। उनकी रचनाओं के प्रति तुम्हारा मोह स्वाभाविक है, माने तुम्हारा जो प्यार है उनके लिखने से वो बहुत ही नेचुरल है। जैसे कुछ सोचती सी छत की ओर देखते, प्रियंगु को छत पे देख रहे जैसे सोच सोच के लॉस्ट हो गई। बेबी जब तक यहाँ के जीवन की चर्चा करते हुए आत्मविस्मृत हो जाते हैं। आत्मविस्मृत माने एकदम सेटिस्फाइड, कि जब जब यहाँ का चर्चा करते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। कौन? कालिदास। इसलिए राजनीतिक कार्यों से उसका कई बार उनका मन उखड़ने लगता है, माने उनको पॉलिटिक्स इसलिए इतना पसंद है। फिर उसकी आंखें मलिका के मुख पर स्थिर हो जाती है, मलिका को देख रही है प्रिया। ऐसे अवसरों पर उनके मन को संतुलित रखने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, उनके मन को मनाने के लिए, स्टेबल रखने के लिए बहुत ट्राई करना पड़ता है। राजनीतिक साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। बोलते राजनीति में एक एक मोमेंट का महत्व है, एक क्षण बीता तो सब गया, कभी एक क्षण के लिए चूक हो गई तो बहुत अनिष्ट खराब हो जाएगा। राजनीतिक जीवन की दूरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है, अवेयरनेस लाना पड़ता है अगर तुम लोग को पॉलिटिक्स करना है। साहित्य उनके जीवन का पहला चरण है, जो लिटरेचर है जो वो लिखते हैं वो उनका फर्स्ट पार्ट है लाइफ का। अब वे दूसरे चरण में पहुंच चुके हैं। मेरा अधिक समय उसी अयास माने ट्राई में बीतता है कि उनका बढ़ा हुआ चरण पीछे ना हट जाए, माने वो जो आगे आए हैं पॉलिटिक्स में आए वो वापस पीछे ना चले जाए। कौन ट्राई करती है ये? अपनी प्रियंका। बहुत परिश्रम करना पड़ता है, मुझे बहुत ट्राई करना पड़ता है, मुस्कुराने का ट्राई करते, प्रयत्न करते। तुम ऐसा नहीं समझती, अब उसका रिव्यू ले रही है, व्यू बोल रही है, अपना व्यू बताओ, तुमको ऐसा नहीं लगता? मलिका बोलती है मैं राजनीतिक जीवन के संबंध में कुछ नहीं जानती, मुझे पता ही नहीं है। तो प्रियंकु बोलते क्योंकि तुम ग्राम प्रदेश में रही हो, क्योंकि तुमको पता इसलिए नहीं है क्योंकि तुम गाँव में रही हो। उठ खड़ी होती है, मलिका भी उठने लगती है तो कंधे से उसको बैठा देती है, बोलती बैठी रहो। निचले होठों को थोड़ा चबाती है, माने जब वो टहल रही है तो ऐसे थोड़ा दांत वो होठ को वो कर रही है, थोड़ा उसको गुस्सा आ रहा है। मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ का कुछ वातावरण साथ ले जाना है, यह इसलिए कि उन्हें अभाव का अनुभव ना हो। अभाव माने उनको जो कमी लगती है वहां पे उनको कभी ऐसा महसूस ना हो। उसमें कई बार बहुत क्षति होती है, क्षति माने नुकसान, जब वो कमी फील करते हैं, डिप्रेस फील करते हैं, वे व्यर्थ में धैर्य खो देते हैं, पेशेंस खो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। जिसमें समय भी जाता है, शक्ति भी, माने टाइम वेस्ट होता है, शक्ति वेस्ट होती है। उनके समय का बहुत मूल्य है, माने उनका टाइम बहुत प्रीशियस है, एनर्जी बहुत प्रीशियस है। मैं चाहती हूँ उनका समय उस तरह नष्ट ना हुआ करे, माने उनका टाइम वेस्ट ना हो। मलिका के सामने आकर रुक जाती है, इसलिए मैं यहाँ से कुछ अपने साथ ले जा रही हूँ। कुछ हरिण शावक जाएंगे, हरिण जो हिरण के बच्चे हैं उनको लेकर जाएगी, जिनको हम अपने उद्यान में पालन करेंगे, बगीचे में रखेंगे। यहाँ की औषधीय उद्यान में क्रीड़ा शहर पर तथा आसपास के प्रदेश में लगवा दी जाएगी, यहाँ का मेडिसिनल प्लांट्स लेकर जाएंगे। हम यहाँ से कुछ घरों का भी वहां निर्माण करेंगे, यहाँ पे जैसा घर है सेम डिट्टो घर वहां बनाएंगे। मातुल और उनका परिवार भी साथ जाएगा, इस बार मामा को भी साथ ले जाएंगे। यहाँ से कुछ अनाथ बच्चों को भी वहां ले जाकर हम शिक्षा देंगे। मैं समझती हूँ इससे अंतर पड़ेगा, माने क्या करिए, कॉपी पेस्ट सेम वातावरण यहाँ पे, जहाँ पे
कालिदास का पूरा टाइम बीता है, जहां से कालिदास को प्यार है वो सेम डिट्टो एनवायरनमेंट वहां सेट करना चाहती है कालिदास के। फिर टहलती हुई प्रकोष्ठ के दूसरे भाग में चली जाती है, सेकेंड पार्ट। देख रही हूँ तुम्हारा घर बहुत जर्जर स्थिति में, जर्जर माने कमजोर, इसका परिसंस्कार आवश्यक है, रेनोवेशन करवा दो अपने घर का, चाहो तो मैं इस कार्य के लिए आदेश दे जाऊंगी, माने अगर तुम बोलोगी तो अपने सर्वेंट लोग को बोल जाऊंगी। उज्जैनी के दो कुशल स्थपति हमारे साथ आए हैं, माने एक्सपर्ट्स आए हैं हमारे साथ जो तुम्हारा घर ठीक कर देंगे। क्यों पूछ रहे, क्यों? मलिका उठकर उसकी ओर देखती है और मलिका बोलती है आप बहुत उदार है, परंतु हमें ऐसे घर में रहने का अभ्यास नहीं है, माने हमें आदत नहीं है अच्छे अच्छे घर में रहने का, इसलिए असुविधा नहीं होती। बोलती हमें इस तरह का ही घर पसंद है, हमें अच्छा घर में रहने का आदत नहीं है, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रियंगु फिर भी चाहोगी कि इस घर का परिसंस्कार हो जाए, माने मैं चाहती हूँ कि इस घर का रेनोवेशन हो जाए। उनके जीवन के आरंभिक वर्षों का इस घर के साथ, माने कालिदास के जीवन के स्टार्टिंग का पार्ट का इस घर के साथ, इनिशियल आरंभिक वर्षों में इस घर के साथ भी संबंध रहे, माने ऑब्वियसली मातुल के साथ साथ इस घर के साथ भी संबंध है। मातुल के घर के स्थान पर मैंने नए भवन का निर्माण करने का आदेश दिया, पूरा बंगला बनवा रही है। स्थपतियों से कहा है कि उज्जैनी में स्लक्षण माने चमकदार शिलाएं माने पत्थर लाकर कार्य आरंभ करे, मार्बल वार्बल लगाएगी। खेद है कि कार्य के निरीक्षण के लिए मैं स्वयं यहाँ नहीं रह पाऊंगी, माने कार्य को चेक करने के लिए मैं खुद नहीं रह पाऊंगी, सबसे बड़ा दुख ये है। कल ही हमें आगे की यात्रा आरंभ कर देनी होगी, माने हम कल ही चले जाए। तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलती? सोचे इसको भी ऑफर करिए, चलो तुम भी चलो। मलिका विमुख सी उसकी ओर देखती है, शौक की मुझे भूख रही है। मलिका मैं, प्रियंगु पास आकर उसके कंधों पर हाथ रख देती है। प्रियंगु हाँ इसमें बाधा क्या है, माने प्रॉब्लम क्या है? यहाँ तुम किसी ऐसे सूत्र में तो बंधी नहीं हो कि माने तुम्हारी शादी वादी तो हुई नहीं है कि तुम जा नहीं सकती हो। तो मलिका बोलती है मेरी माँ यहाँ है, माने ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी माँ। प्रियंगु यह कोई बाधा नहीं है, तुम्हारी माँ के भी साथ चलने की व्यवस्था हो जाएगी, तुम्हारी माँ को भी ले चलेंगे, हमारी स्थपति इस घर का परिसंस्कार करते रहेंगे, तुम वहां मेरे साथ मेरी संगिनी के रूप में रहोगी, माने साथी के रूप में रहोगी। मलिका के चेहरे पर आहत अभिमान की रेखाएं प्रकट होती है, माने उसको पेन हुआ, एक नौकर टाइप ट्रीट करिए ना, लेकर जाएगी माने कौन सा, सहेली नहीं, ऑब्वियसली एक नौकर टाइप बोल रही है, परंतु वो अपने दुख को दबा देती। मल्लिका क्षमा चाहती हूँ, मैं अपने को ऐसे गौरव की अधिकारिणी नहीं समझती। बोलते नहीं बाबा ऐसा गौरव, आपके साथ जाना इतना बड़ा काम है, वो मैं इसका हकदार नहीं समझती अपने आप। प्रियंगु परंतु मैं तुम्हें इससे कई अधिक की अधिकारी नहीं समझती हूँ, मेरे आने से पहले राज्य के दो अधिकारी यहाँ आए थे। बोलते पर नहीं तुम बहुत ज्यादा डिजर्व करते हो, मेरे आने से पहले दो सर्वेंट आए थे ना यहाँ पे। होठों पर एक विदग्ध मुस्कान आ जाती है, मैंने एक हंसी रही है, वो कोमल हंसी। मैंने उन्हें औपचारिकता के लिए यहाँ नहीं भेजा था, बोल रही है कि मैंने उन्हें यहाँ फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ नहीं भेजा था। तुमने उन दोनों को देखा है? तो पूछ रही है तुमने देखा क्या उन दोनों को? मलिका उसका अर्थ समझने का प्रयत्न करती है, माने वो श्योर नहीं है और वो समझ रही है क्या बोलना चाह रही है, क्यों देखा ऐसे। तो मलिका बोलती है हाँ देखा है। प्रियंगु तुम उनमें से जिसे भी अपना योग्य समझो उसी के साथ तुम्हारा विवाह का प्रबंध किया जा सकता है, दोनों योग्य अधिकारी है। सोचो वो मलिका को किस स्थान पे रख रही है, अपने सर्वेंट से शादी का बात करी कि दोनों में से जो पसंद है बोल दो, उनसे शादी हो जाए। मलिका बोलते देवी भोजपत्रों को वक्ष से सटाए, माने जो पेपर्स है उसको अपने दिल से, वक्ष माने दिल से सटाए, कुछ पग आसन की ओर हट जाती है, आसन के पास जाती है। प्रियंगु मंजूरी उसे सीधी दृष्टि से देखते हुए धीरे धीरे उसके पास चली जाती है। प्रियंगु उसके पास गई। प्रियंगु संभवत तुम दोनों में से किसी को भी अपने योग्य नहीं समझती, परंतु राज्य में ये दो ही नहीं और भी अनेक अधिकारी है। वापस बोलती है ठीक है ये दो पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं और भी लोग हैं, मेरे साथ चलो, तुम जिससे चाहोगे उससे शादी करा देंगे। सोचो। मलिका आसन पर बैठ जाती है और रुदे आवेश में अपना होठ काट लेती है, मैंने रोने जैसा चीज होता, गुस्सा आ रहा है उसको तो अपना होठ ही काट लेती है। मलिका इस विषय की चर्चा छोड़ दीजिए, बोलते आप इसका टेंशन मत करिए, इस विषय के बारे में छोड़िए। गला रूठ जाने से शब्द स्पष्ट ध्वनित नहीं होते, गला रोना जैसा होता है, इसीलिए जो आवाज है वो क्लियर नहीं आती। अंदर का द्वार खुलता है और अंबिका रोग और आवेश के कारण शीतल और कांपती सी बाहर आकर जैसे अपने को सहेजने के लिए रुकती है, मैंने अपने आप को संभाल रही है बाहर। एक बार इतना देखो गाइस।
फिर देखो क्या है, यहाँ पे इसका वो कर लेती है, वो बोलती है इस विषय को आप छोड़ दो। फिर ध्वनि ऐसा हो जाता है ना उसको, हाँ गला क्लियर नहीं आता फिर आवाज। ठीक है, पेज 75। प्रियंकु, क्यों तुम्हारे मन में कल्पना नहीं कि तुम्हारा अपना घर परिवार हो? तो उसको ऐसे बोल रही कि तुम्हारा भी घर होना चाहिए, परिवार होना चाहिए, तुमको ऐसा नहीं लगता है? अंबिका धीरे धीरे आती है उसके पास। अंबिका बोलती है नहीं, इसके मन में यह कल्पना नहीं है। अंबिका कौन? उसकी माँ जवाब देती है कि नहीं, इसके मन में ऐसी कल्पना नहीं है कि इसका परिवार हो, इसकी चीजें हो। प्रियंकु घूमकर उसकी ओर देखती है। मल्लिका अव्यवस्थित भाव से उठ खड़ी होती है कि माँ बाहर आ गई, तो एकदम ऐसे शॉक हो जाती है। मल्लिका, माँ अंबिका, इसके मन में यह कल्पना नहीं है क्योंकि यह भावना के स्तर पर जाती है। इसके लिए जीवन में और भी बोलना चाह रही थी कि स्टॉप हो जाती है। बोलती है इसके मन में क्यों कल्पना नहीं, क्योंकि ये लाइफ को कैसे लेती है, इमोशनली लेती है। सांस फूल जाने से शब्द गले में अटक जाता है। मल्लिका हाथ के पृष्ठ आसन पर रख देती है और पास जाकर अंबिका के पीठ को सहारा देती है, क्योंकि वो ऐसे बोल नहीं पा रही है, कफ वाला चीज हो गया। मल्लिका, तुम उठ क्यों आई माँ, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, चलो लेट जाओ। उसे वापस अंदर ले जाती है, परंतु अंबिका उसका हाथ अपनी पीठ से हटा देती है। अंबिका बोलती है मैं किसी आने वाली से बात भी नहीं कर सकती, दिन मास वर्ष मुझे घुटते हुए ही बिताना है। दिन माने डे, मास मंथ, वर्ष साल, पूरा घुटते हुए बिताना है। मेरे लिए यह घर घर नहीं, एक काल गुफा है, क्योंकि वो बेचारी बीमार वैसे ही पड़ी रहती है, जिससे मैं हर समय बंद रहती हूँ। और तुम चाहती हो मैं किसी से बात ना करूं, माने तुम मुझे बात नहीं करने दे रही हो, तुम चाहती हो मैं किसी से बात नहीं करूं। चलने की चेष्टा में गिरने को हो जाती है, चलना ट्राई करिए बट वो गिरने जैसी हो जाती है। मल्लिका उसको संभालती है। मल्लिका, परंतु माँ तुम स्वस्थ नहीं हो। अंबिका, तुम्हारी अपेक्षा में फिर भी अधिक स्वस्थ हूँ, माने तुम्हारे से तो बेटर ही, मैं स्वस्थ नहीं हूँ फिर भी ठीक। प्रियंकु के पास जाकर उसे सिर से पैर तक देखती है, ऊपर से नीचे देखी। ये अगर सदा से स्थिति में नहीं है राजवधु, मैंने बताया कि घर ऐसा नहीं है। मेरी हालत चलते तो मैं प्रतिदिन इन्हें लीपती बुआती, माने जब मैं ठीक थी तो हमेशा वो लीपती थी मड से, एवरीथिंग गोबर गोबर से यूज करके मैं सब कुछ करती थी। यहाँ की हर वस्तु इस तरह गिरी टूटी नहीं थी, परंतु आज तो हम दोनों माँ बेटी यहाँ टूटी सी पड़ी रहती है। बोलते पहले ऐसे नहीं थी, परंतु आज वस्तु की तरह हम लोग भी ऐसे ही हो गए। और ये सब क्यों हुआ वो रीजन बताने चाह रही है, फिर स्टॉप हो गई। फिर सांस फूल जाने से बोल नहीं पाती। प्रियंकु प्रकोष्ठ पर दृष्टि डालने के बहाने उसके पास से हट जाती है, मारे वो जानबूझ के हट जाती है, इधर उधर देखती है, फिर वो पास से हट जाती है। प्रियंकु, मैं देख रही हूँ घर की स्थिति अच्छी नहीं है। मल्लिका मेरे साथ चल सकती है तो समस्या वैसे ही सुलझ जाती, परंतु होठ काटते हुए वो सोच रही है अब भी जो कुछ संभव है मैं कर जाऊंगी। स्थपतियों को आदेश दे जाऊंगी कि इस घर को ठीक कर गिराकर इसके स्थान पर माने कुछ और ही बनवा देने का आदेश। मल्लिका चीख जाती, गुस्सा। मल्लिका, ऐसे मत कीजिए, इस घर को गिराने का आदेश मत दीजिए। बोली कि आप कभी भी इस घर को गिराने का आदेश प्लीज मत दीजिए। प्रियंकु फिर सीधी दृष्टि से उसे देखती है, एकदम स्ट्रेट। मैं तुम्हारी सुविधा के लिए ही कह रही हूँ, तुम्हें इसमें असुविधा है तो ठीक है, मैं ऐसा आदेश नहीं दूंगी, फिर भी चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ, एक सेकेंड, हाँ, कुछ ना कुछ कर सकूं। माने वो हमें यही चाहते कि वो इसके लिए कुछ ना कुछ कर सके। इस समय और नहीं रुक सकती, कल की यात्रा से पहले ही कई आवश्यक कार्य पूरे करने हैं। तो बोलते अभी मैं इधर इतने ही टाइम रुक सकती हूँ और रुक नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे कल के पहले बहुत सारी चीजें कंप्लीट करनी। यूं तो इस समय भी अवकाश नहीं था, अवकाश माने अभी भी टाइम नहीं था, पर मैंने आना आवश्यक समझा, बट मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट था तुमसे मिलना। ये पर्वत शिखर की ओर घूमने गए थे, मैं इस बीच इधर चली आई। ये कहाँ चला गया? पर्वत के पास, इसलिए मैं यहाँ आई। और बोली अच्छा। मल्लिका की उंगलियां उलझ जाती है और आंखें झुक जाती है। अंबिका अपने आवेश में दो एक पग प्रियंकु की ओर बढ़ाती है। अंबिका गुस्से में प्रियंकु के पास जा रही। अंबिका, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ राजवधु, तुम्हें बताना चाहती हूँ कि हम लोग माने लोग है कौन, ये बताना चाहती है। खांसते लगती है और शब्द खांसी में डूब जाते हैं। प्रियंकु मंजूरी द्वार के पास से मुड़कर उसकी ओर देखती है, मैंने दरवाजे से घूरकर देखती है। प्रियंकु, मैं आपका कष्ट समझ रही हूँ, जो भी सहायता मुझसे बन पड़ेगी अवश्य करूंगी। इस समय अनुचर प्रतीक्षा करे, माने नौकर वेट करे, इसलिए जाना होगा। गंभीर मुस्कुराहट के साथ मल्लिका को देखकर सिर हिलाते हुए चली जाती है। अंबिका बेचारी वहां शिथिल कमजोर से उसको देखती है, फिर गिर जाती है एकदम नीचे और कुछ पन्ने उठाकर मल्लिका को और बढ़ा देती, कुछ पेजेस को उठाई और मल्लिका को दी। अंबिका, लो मेघदूत की पंक्तियां पढ़ो, इन्हीं में ना कहती थी उसके अंतर की कोमलता साकार हो उठी ना, आज इस कोमलता को और भी साकार रूप से देख लो। माने सर का आजम अंबिका बोलते लो और पढ़ो ना, तुमको इतना कोमल भाव चाहिए, सब चीज लो और पढ़ लो इसी को। मल्लिका ठगी सी उसकी ओर देखती है, बेचारी क्या करेगी, तो ऐसे लगता है कि माने नहीं होता एकदम शॉक्ड वे में, चीटेड फील कर रही है, वैसे उसको देख।
आज वह तुम्हें तुम्हारी भावना का मूल्य देना चाहती है तो क्यों नहीं स्वीकार कर लेती। घर की भित्तिया का परिसंस्कार हो जाएगा और तुम उनके यहाँ परिचिका बनकर रह सकोगी। इसके बड़ा और क्या सौभाग्य। बोलते तुमको तो एक फीस दे रही है तुम्हारी मोहब्बत का, तुम्हारे फीलिंग्स का, ले लो ना, अपना घर रेनोवेट कर लो और तुम उनके नोन में आ जाओगी, रह पाओगी उनके साथ। मल्लिका, राजकन्या की अपनी दृष्टि है माँ, उसके लिए कोई और उत्तरदायी नहीं है। माने वो अभी भी कालिदास का सपोर्ट कर रही है कि जो राजकन्या वो अपने वे में बोल रही है, इसके लिए हम किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। अंबिका, परंतु राजकन्या के यहाँ आने के लिए कौन उत्तरदायी है। बट राजकन्या यहाँ क्यों आई। निसंदेह वह किसी की इच्छा के बिना यहाँ नहीं आई, माने कालिदास की इच्छा से आई है। राज्य की स्थपति की घर की भित्तिया का परिसंस्कार कर देंगे, माने ऐसे टॉन्ट करे कि वो बोली ना कि रेनोवेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा। आज वह शासक है, उसके पास संपत्ति और शासन और संपत्ति का परिचय देने के लिए इससे अच्छा और क्या उपाय हो, इससे अच्छा और क्या उपाय होगा। बोलते कालिदास अपना पावर दिखा रहा है, जो उसके पास पावर है, पैसा है, तो देखो हम लोग का ये सब ठीक करवाने का शो ऑफ कर रहा है, तो उससे अच्छा और क्या हो। मल्लिका फिर रोक रही है, परंतु माँ, अंबिका, माँ कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं समझती, माँ भावना की गहराई तक नहीं जाती। बोलते माँ फीलिंग्स नहीं समझती ना, यही बोलना चाह रही हो ना। फिर खांसी उठाने से वो बोल नहीं पाती है, विलोम अब आता है जो मेन वो था, विलोम। इस तरह शुभ क्यों अंबिका, माने दुखी क्यों। आज तो सारा ग्राम तुम्हारे सौभाग्य पर तुमसे स्पर्धा कर रहा है। आज पूरा गांव तुम्हारे चीज जेलस ही फील कर रहा है तुमसे। अर्धपुन दृष्टि से मल्लिका की ओर देखते हैं, आधे दृष्टि से देख रहा है। मल्लिका उसे आंखें बचाकर दूसरी ओर जाती है। राजकीय पद पगधूली घर में पड़ती है, माने राजकन्या आई थी तुम्हारे घर पे, उनका धूल पड़ा है पैर का तुम्हारे घर पे, तो लोग गौरव का अनुभव करते हैं, माने तो प्राउड का बात है। ऐसा अवसर हर किसी के जीवन में कहाँ आता है, माने मौका हर लोग के लाइफ में नहीं आता। अंबिका, यह अवसर देखने के लिए तो मैंने आज तक का जीवन जिया है, इतना बड़ा सौभाग्य हमारे शुद्र शुद्र माने नीच जीवन में कहाँ समा सकता है। सरकाजम की हाँ हाँ, इस दिन के लिए तो मैं जिंदा हूँ। उठ खड़ी होती है। चलो मैं स्वयं चल के सारे ग्राम में सौभाग्य की घोषणा करूंगी। हमारे वर्षों के अभाव और दुख का कितना बड़ा फल मिला है, माने इतने टाइम से जो हम बैठे थे उसका क्या रिजल्ट मिला है कि आज वो अपनी पत्नी को भेजा कि राज्य के स्थपति हमारे घर की भित्तिया का परिसंस्कार कर देंगे। देखो राज के सर्वेंट हमारे घर का रेनोवेशन कर देंगे। विलोम, बैठ जाओ अंबिका, आज ग्राम के पास तुम्हारी बात सुनने का अवकाश नहीं। बोलते बैठ जाओ, ग्राम जो गांव है वो तुम्हारा बात नहीं सुनेगा। टहलता हुआ झरोके के पास चला जाता है। ग्राम के लोग आज व्यस्त है, उन्हें बाहर से आए अतिथियों के लिए बहुत सारी सामग्री जुटानी है। अतिथि आज यहाँ के पत्थर तक बटोर कर ले जाएंगे। और बोली थी ना यहाँ का सेम सेम चीज लेकर जाएगा, तो बोलते यहाँ के पत्थर भी लेकर जाएंगे। कौन? अतिथि। यहाँ के पत्थर आज बहुत मूल्यवान समझे जाने लगे, किसके कारण? कालिदास के। मल्लिका, यहाँ के पत्थर पहले भी मूल्यवान थे। आर्य विलोम, यह और बात है कि पहले किसी ने उसका मूल्य नहीं समझा। तो अपनी एक्सपर्ट है मल्लिका, तो बोलते यहाँ के पत्थर तो वैल्यूबल पहले भी थे, परंतु पहले किसी ने उसका वैल्यू नहीं समझा। अंबिका आवेश में आ जाती है और आगे आती है। अंबिका, तो जाकर तुम भी बटोर क्यों नहीं लेती, माने तुम भी पत्थर बटोरो, संभव है फिर बोलो यहाँ कोई पत्थर शेष ना रहने दे और तुम्हारी भावना के लिए कोई आधार ही ना रहेगा। बोलते जब तुम भी पत्थर बटोरो, वो लोग कोई भी पत्थर नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, और यहाँ पे कुछ चीज नहीं रहेगा, सब उन लोग के पास ही चला जाएगा, कालिदास के पास, तो तुम्हारी भावना का कुछ ऐसे भी इज्जत नहीं बचेगा। मल्लिका बोलती है बैठ जाओ माँ, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। जो उसे बाहर से पकड़कर आसन पर बैठा देती है, ऐसे पकड़ के और बैठा देती। इतना एक बार देखो, ठीक है? 6 पेजेस और है, 6 to 7 पेजेस, बस हो जाएगा आज। एक बार इतना देखो, कुछ दिक्कत है इतना तक तो बोलना।